हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने बायो-सॉवर्ट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। क्या कभी हमने सोचा कि इसका रिवर्स इफेक्ट पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है? तो इसका आंसर है हां, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है। सबसे पहले फैराडे ने हमें इसके बारे में समझाया था। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन is the phenomenon of producing electric current in a conducting coil by changing magnetic field around it ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये फिनोमेनन है ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। किसमें करंट? कंडक्टिंग कॉइल में। कैसे होगी? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कंडक्टिंग लूप के आसपास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराते हैं तो कंडक्टिंग लूप में करंट आ जाती है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडे ने सबसे पहले हमें इसके बारे में समझाया। माइकल फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना लॉ डिड्यूस किया। आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is proportional to number of field lines, number of magnetic field lines crossing the surface. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है किसी सरफेस से? कि जितनी लाइंस क्रॉस होंगी सरफेस से उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब देखिएगा, हमारे पास एक लूप है, इसका एरिया वेक्टर ए है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कांस्टेंट फील्ड है।
तो यूनिफॉर्म फील्ड में हमने एक सरफेस को रख दिया, ये सरफेस है हमारा, तो इससे जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए। बी डॉट ए, बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अगर हमारा सरफेस प्लेनर नहीं है या फिर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, उस केस में हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखते हैं कि हमारे पास कोई ये एक सरफेस है। अब लूप कौन सा है, लूप हमारा ये है, अब हमने क्या करा, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब सपोज हमने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो डी है, डी ए वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बी है, इनके बीच में कुछ एंगल हो। तो इसी तरीके से तो फ्लक्स निकालेंगे, तो इस छोटे से एलिमेंट से जो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई, तो इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स होगा बी डॉट डी ए। और अगर हमें पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी फाई को, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी। एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला SI unit of magnetic flux। SI यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर। शॉर्ट फॉर्म में इसको WB लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B इंटू ए। तो अगर हम देखें 1 वेबर किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट टेस्ला होती है और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि 1 वेबर इक्वल टू टेस्ला। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करे उसको एक बार देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे, ऑफ माइकल फैराडे। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था माइकल फैराडे का, कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। ये मैग्नेट की एक्सिस है, इसके सामने हमने एक क्वाइल, कंडक्टिंग क्वाइल रख दी। और इस क्वाइल में हमने
एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और ये बीच में जो निडल है गैल्वेनोमीटर की, तो जब ये इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, तो जब मैग्नेट रेस्ट में थी, ये कंडक्टिंग कॉइल है, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, तो नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट लूप के अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या करा, इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया। हाँ, इस कॉइल को हमने फिक्स किया हुआ है, इसको। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी में इन्होंने थोड़ा चेंज किया कि भाई ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हमने क्या करना है, ये देखो, ठीक है। अब हमने इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करा रहे हैं, तो कॉइल की तरफ मूव करा रहे हैं तो हमें एक करंट दिखी इसके अंदर, तो करंट कुछ इस टाइप से दिखी हमने, और उसके बेसिस पे ये इसका डिफ्लेक्शन राइट में हो गया। अब है क्या, जब ये मैग्नेट जा रही है इसके पास, तो हमें एक करंट दिखी इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखी और एक डिफ्लेक्शन देखा। करंट इन लूप, लूप में करंट आई। अब क्या होगा, फिर थोड़ा सा इन्होंने मैग्नेट को दूर ले गए। अब सपोज अगर इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट, ये करंट कैरिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप है, तो कंडक्टिंग लूप है, तो अब हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर इस मैग्नेट को दूर ले गए। इसका मतलब पहले नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे थे तो करंट आई हमारी लूप में, अब इसको अगर हम पीछे लेके जा रहे हैं फिर भी हमें एक करंट दिखेगी। उस करंट की जो डायरेक्शन है पहले की डायरेक्शन से अपोजिट है, पहले ऐसे थी, अब करंट कुछ ऐसे दिखेगी, और इसमें जो डिफ्लेक्शन था वो पहले के रिस्पेक्ट में अपोजिट हो गया, ये था। तो जब हम हमारा मैग्नेट कॉइल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो कोई करंट नहीं मिली, और जब भी वो कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, उसकी तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है, तो करंट आ रही है। लेकिन जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अब इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हुआ, हमने मैग्नेट को फिक्स करना है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स कर दिया। मैग्नेट को हमने फिक्स किया, ये मैग्नेट की एक्सिस है और ये हमारा कंडक्टिंग कॉइल है। ये कंडक्टिंग कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर हमारा है, ठीक है। अब इसको फिक्स कर दिया। अब हमने क्या करा, इसको इसकी तरफ लेके जा रहे हैं, तो अगर मैं इसको कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके जा रहा हूं तब भी मुझे करंट दिखी, तब भी करंट कौन सी, इस टाइप से मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखी। ये मुझे करंट दिखी, और अगर इसको दूर लेके जा रहे हैं, नॉर्थ
साउथ, हमने मैग्नेट को फिक्स किया, एक गैल्वेनोमीटर। अब इसको अगर मैं दूर लेके जा रहा हूं तब भी इसमें, इस वाले केस में डिफ्लेक्शन इधर आया था और इस केस में डिफ्लेक्शन फिर अपोजिट हो गया और करंट की डायरेक्शन हमारी ये हो गई है। तो अगर मैं क्वाइल को फिक्स करूं और मैग्नेट को लेके जाऊं क्वाइल की तरफ, या फिर मैग्नेट को फिक्स करें क्वाइल को मूव कराएं, दोनों ही केस में हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा था, मतलब करंट आ रही थी लूप के अंदर, ये चीज थी। अब इसके बाद में इन्होंने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेट को हटा दिया, दो क्वाइल ले ली, एक प्राइमरी क्वाइल है, मान लो ये इसमें करंट आ रही है इस टाइप से, क्योंकि हमने बैटरी लगा दी इसमें तो करंट तो मिलेगी, इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये क्वाइल की एक्सेस हो गई। अब क्या है, हमने एक सामने एक दूसरी मैग्नेट क्वाइल ली, इसमें वही हमने गैल्वेनोमीटर लिया, फिर यह पता लगा कि अगर मैं एक क्वाइल लेता हूं जिसमें एक करंट पहले से है बैटरी की वजह से, और दूसरी क्वाइल ली, अब इस क्वाइल को अगर मैं रेस्ट में रखता हूं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई भी करंट डिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब क्वाइल में कोई करंट नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस क्वाइल को मूव कराऊं, इसके पास लेके जाऊं, पहली क्वाइल के, दिस इज क्वाइल नंबर 1, दिस इज क्वाइल नंबर 2, तो दूसरी वाली क्वाइल को मैं अगर पास लेके जाऊं या दूर लेके जाऊं तो दूसरी वाली क्वाइल में मेरे पास एक करंट आती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं तो इसमें एक करंट आ जाएगी, करंट की कोई डायरेक्शन हमने एज्यूम कर लिया कि ये कुछ इस टाइप से डायरेक्शन आ गई, डिफ्लेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है ना। अभी हम डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि करंट आ जाएगी, इस टाइप से करंट आ जाएगी, ठीक है। तो लूप को, सेकंड लूप को मूव कराने से डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इन तीन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फ्रॉम above 3 experiments, Michael Faraday thought it is the relative motion, उन्होंने सोचा it is the relative motion between a magnet and coil or between two coils that is producing current इन क्वाइल। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि मैग्नेट और क्वाइल के बीच में या दो क्वाइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी करंट आएगी। लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और करा, एक्सपेरिमेंट 4 में एक क्वाइल ली गई, क्वाइल 1 जिसमें करंट फ्लो कर रही है बैटरी की वजह से, एक दूसरी क्वाइल ली क्वाइल 2, इसमें गैल्वेनोमीटर है, स्विच है। अब क्या है, स्टार्टिंग में इसमें कोई करंट ही नहीं है, ओपन सर्किट है।
फिर ये देखा गया when we press when we close the switch or open the switch, then only we see a momentary deflection. Momentary deflection in galvanometer. ठीक है, तो है क्या, ये कॉइल फिक्स है और ये भी फिक्स है, दोनों ही कॉइल फिक्स है। सी दोनों कॉइल फिक्स है। तो व्हेन वी क्लोज द स्विच, जब हमने स्विच को क्लोज किया, व्हेन वी क्लोज द स्विच और ओपन द स्विच, देन ओनली वी सी अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तभी हमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। if switch is closed, if switch is kept closed, then we see no deflection. In the galvanometer. तो क्या हुआ, इस केस में दोनों कॉइल फिक्स है, कोई मूव भी नहीं कर रही है। तो अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होने के बावजूद भी हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है। कब मिलता है, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे तभी मिल रहा है, उसी इंस्टेंट पे मिल रहा है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर उसको हम बंद ही रखें तब हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है गैल्वेनोमीटर में। ये एक्सपेरिमेंट था। अब तो हमने थोड़ा सा थ्योरी समझी फैराडे लॉ की। अब हम थोड़ा सा सिमुलेशन से समझते हैं कि एक्चुअली फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स क्या हमें समझाना चाह रहे हैं। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेट है और एक हमने कॉइल ले ली, एक्सिस को लॉक किया, फील्ड मीटर ये सब हमने मैक्सिमम कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया हमारा। ठीक है, इसको फील्ड को हमने, अब ये हमारे पास कॉइल है, ये कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल और इसके सामने मैग्नेट रखी है। तो अगर हम इस मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो इसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर की निडल क्या है, डिफ्लेक्ट होगी। ये तेजी से लेके जाएंगे तो तेजी से डिफ्लेक्ट होगी। थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं, ये है। तो अगर मैं इसको पास लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन हो रहा है इस साइड में, और अगर अपोजिट में जाएंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट में हो जाएगा। ये चीज थी। या फिर इसको अगर हम बल्ब ले लें यहां पे, तो कॉइल में हमने बल्ब लगा दिया, तो अब अगर मैं नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, इस बल्ब में करंट आएगी कॉइल में तो बल्ब जलने लगा। ठीक है ना। अगर पीछे लेके जाएंगे, जैसे ही जब भी हम मूव करा रहे हैं तो इसमें करंट आ रहा है, लेकिन अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तब ये नहीं जल रहा। जब भी मैं मैग्नेट को मूव कराऊंगा तो ये देखिए बल्ब क्या हो रहा है, जलने लगा। ठीक है ना। यहां से गैल्वेनोमीटर लेते हैं तो इससे ये पता लगेगा कि मैं अगर इसको मूव करा रहा हूं, तेजी से मूव करा रहा हूं, तो मेरी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। आप इसको फोकस करिए, देखिए कि जो निडल पे फोकस करिए तो निडल डिफ्लेक्ट करेगी अगर मैं मैग्नेट को मूव कराऊंगा। इसका मतलब जब भी मैग्नेट मूव कर रही है
तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब इसकी जगह अगर हम दूसरा कर लें, एक्सिस लॉक, अब क्या है कि अगर मेरे पास दो कॉइल हो गई, अब इस वाली कॉइल को अगर मैं मूव करा रहा हूं तो हम देख सकते हैं हमारी जो दूसरी कॉइल है उसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी एक कॉइल मूव कर रही है, ये कोई सी भी मूव करे, मतलब कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। ये चीज फैराडे ने हमें समझाई थी। तो चलिए वापस चलते हैं। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फैराडे ने तीन कैटेगरी डिफाइन करी, फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। From the results of experiment, Faraday defined three categories. तीन कैटेगरीज डिफाइन करी। अब देखते हैं, पहली कैटेगरी उन्होंने समझाया कि अगर हमारे पास एक कोई रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी है? एक स्टेशनरी मैग्नेट ने। मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई, किसने? सोर्स क्या है इसका? स्टेशनरी मैग्नेट। और इसके अंदर हमने एक लूप ले लिया, एक कंडक्टिंग लूप है, यहां रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। अब इस लूप को अगर हम पुल कर रहे हैं, लूप इधर मूव कर रहा है, इसको पुल कर रहे हैं, तो हमने एक करंट नोटिस करी कि इस लूप में एक करंट आने लगी, इस तरीके से एक करंट आ गई। ठीक है ना, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रेस्ट फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तुम्हारा स्टेशनरी है, क्योंकि हमने जो मैग्नेट यूज करी है वो स्टेशनरी है, लेकिन हम लूप को पुल कर रहे हैं, तो इस लूप के अंदर एक करंट आ गई। एक कैटेगरी उन्होंने ये बताई। उन्होंने बोला सेकंड कैटेगरी ये हो सकती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पैटर्न को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या है? मैग्नेट इज मूविंग। ठीक है भाई, हमने मैग्नेट को मूव करा दिया इस तरीके से, फिर हमें पता लगा अगर हम मैग्नेट को मूव कराएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है फिर लूप से दूर जाएगी। फिर हमें एक करंट दिखी इसमें, इस तरीके से हमें करंट दिखी अगेन। अब इस केस में क्या है? लूप रेस्ट में है, लूप इज एट रेस्ट, लूप रेस्ट में है। यहां पे क्या है? लूप मूविंग है। दूसरी कैटेगरी लूप रेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा रहे हैं, हमें उस केस में भी करंट मिलती है लूप। तीसरी कैटेगरी जो उन्होंने बताई थी कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ,
और जिस मैग्नेट ने इसको प्रोड्यूस किया है, मैग्नेट रेस्ट में है, लेकिन ये जो फील्ड है इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हम फील्ड के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने बोला कि हमने बी को चेंज करा रहे हैं। तो ये रेस्ट में है, पैटर्न पूरा यहीं पर है, लेकिन इसी जगह पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब हमने इसकी जगह एक लूप रख दिया इसके अंदर, और ये भी रेस्ट में है। तो जब हमने देखा कि अगर मैं फील्ड को कम कराऊं, फील्ड वही है, मूवमेंट, नो मोशन, यहां कोई मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेट। मैग्नेट और लूप के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम चेंज कर रहे हैं, तब भी हमें क्या देखने को मिला, तब भी हमें एक करंट देखने को मिली। इन सभी ये 3 कैटेगरी बनाई। तो यहां पे माइकल फैराडे ने जब एनालाइज किया सिचुएशन, तो एक चीज बाहर निकल के आ रही थी, एक चीज कॉमन थी। चाहे हम पहले इस वाले इसकी बात कर ले, यहां भी क्या है, जब ये लूप दूर जा रहा है तो इससे जितना भी फ्लक्स लिंक्ड है, जो भी फ्लक्स लिंक्ड है उसकी वैल्यू घट रही है, उसकी वजह से इसमें करंट आई। यहां पे देख लीजिए, इस कैटेगरी में भी क्या है, ये दूर जा रहा है, तब भी लूप से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो कम हो रहा है, इसकी वजह से इसमें करंट आई। दूसरे वाले तीसरी कैटेगरी में क्या है, हाँ, इन पहली और दूसरे में रिलेटिव मोशन है कि मैग्नेट और लूप के बीच रिलेटिव मोशन है, लेकिन थर्ड कैटेगरी में क्या आ रहा है, यहां पे तो कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, लेकिन एक चीज अभी भी कॉमन है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का कम हो रहा है, तब इससे जो फ्लक्स लिंक्ड है वो कम हो रहा है। तो इन सभी फिनोमेना, इंड्यूस करंट के पीछे फ्लक्स का चेंज होना रेस्पॉन्सिबल है, कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट आ रही, ये देखने को मिला। तो इनके बेसिस पे उन्होंने अपने लॉ को डिड्यूस किया, फैराडेज लॉज। फर्स्ट लॉ क्या है अभी, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स through a conducting loop is changed, then an EMF, then an EMF is induced in the conducting loop. क्या है, when magnetic flux through a conducting loop is changed, then an EMF is induced in the conducting loop. या फिर बोल सकते हैं, और when a conducting wire is moved through magnetic field such that
such that field lines are cut, then an EMF is induced in the wire. ठीक है ना, तो वायर है, कोई पूरा लूप नहीं है। अगर वायर को भी मूव कराएंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास वायर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और अगर मैं इसको ऐसे मूव कराऊं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अगर ये ऐसे मूव करेगा तो फील्ड लाइंस कट करेगा, फील्ड लाइंस कट होंगी। तो फील्ड लाइंस अगर कट होंगी तो मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस वायर के अंदर। एंड इफ सर्किट इज क्लोज्ड, then current is also used। ईएमएफ के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी नहीं है। अगर रॉड को मूव कराएंगे तो इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा, लेकिन अगर मैं एक सर्किट बना दूंगा क्लोज तो इसके अंदर करंट भी आ जाएगी। करंट आने के लिए लूप का क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा तब एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इन्होंने इस चीज को फिर इन्होंने देखा कि जब भी मैग्नेट को तेजी से लेके आ रहे थे तो फ्लक्स में चेंज जितना भी तेज होगा, जितना ज्यादा होगा फ्लक्स में चेंज, यूनिट टाइम में जितना ज्यादा चेंज हो रहा था तो ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा इंड्यूस हो रहा था। इसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये प्रोपोर्शनल है रेट of change of magnetic flux per unit time। तो हम बोल सकते हैं कि EMF induced प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाय डी टी। डी फाई बाय डी टी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, वी गेट अ कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या आ गया? ये हो जाएगा डी फाई बाय डी टी। और K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मिली थी -1, तो हमारा लॉ क्या हो गया? EMF इंड्यूस्ड इन अ लूप और वायर क्या हो गया? माइनस डी फाई बाय डी टी। ये बहुत फंडामेंटल लॉ है। यहां पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन shows that induced EMF opposes the change in flux। नेगेटिव साइन ये बता रहा है यहां पे E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी में कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। ये है, तो ये हमारा लॉ हो गया। इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, नोट करके कुछ लिखते हैं।
तो लूप के लिए तो हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। लेकिन अगर हम किसी वायर को मूव कराएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? फॉर अ वायर, फॉर अ कंडक्टिंग वायर, for conducting wire, EMF induced is proportional to number of field lines, number of magnetic field lines, cut per unit time। ठीक है ना? तो यहां पे बोल सकते हैं कंडक्टिंग वायर है, लूप नहीं है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट पर यूनिट टाइम। अगर मेरे पास अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो एक सेकंड में कितनी फील्ड लाइंस कट करेगा, इसके अक्रॉस, इसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट पर सेकंड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं, तो इस लॉ को हम क्या लिखेंगे? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस n डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है? एक कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो है, लेकिन हमारे पास n कॉइल है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस n डी फाई बाई डी टी। If circuit is closed, अगर सर्किट क्लोज्ड है, देन हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगी। देन इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट 1/R, तो ये है बाहर, इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। अब इसको हम लिखेंगे, करंट को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी माइनस डी फाई आर डी टी। डी टी से डी टी काटेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई बाई आर। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा क्यू, और ये हो जाएगा फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक कॉइल है, मान लो एक कॉइल है, और ये मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉइल का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस टाइप से है। अब है क्या, इस कॉइल को हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। तो ठीक है, अब है क्या कि किसी इंस्टेंट पे T1 पे जो फ्लक्स था वो φ1 है, और किसी दूसरे इंस्टेंट पे जो फ्लक्स हो गया φ2 है। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसकी वजह से फ्लक्स T1 पे इतना है और T2 पे इतना है। तो फ्लक्स में जो चेंज हो जाएगा, अब फ्लक्स में चेंज आया
उसकी वजह से क्या हुआ, एक करंट आएगी। तो हम अगर एक काम करें कि यहां पे बैठ जाएं, सपोज इस जगह हम बैठ जाएं, तो देखो, तो जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस क्रॉस सेक्शन से एक चार्ज फ्लो होगा डेल्टा क्यू। तो इसका मतलब कि जब फ्लक्स में चेंज कितना होता है, डेल फाई। डेल फाई अगर फ्लक्स में चेंज है, और फ्लक्स क्या है, इस जो कंडक्टिंग लूप है इसने जो भी एरिया बाउंड किया है उससे जो फ्लक्स में चेंज है वो डेल फाई है। तो इस वायर के क्रॉस सेक्शन से, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो डेल्टा क्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फाई जो हमारा होता है, हमने पढ़ा था बी डॉट ए, और इसको लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब कहानी क्या है, फ्लक्स तीन चीजों की वजह से चेंज होगा, वाई चेंजिंग, बी वाई चेंजिंग एरिया, या वाई चेंजिंग थीटा। तो फ्लक्स में जो चेंज है वो तीन चीजों की वजह से हो। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा दो तब भी हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना कराओ, एरिया चेंज कर दो तब भी हो जाएगा, या फिर केवल थीटा चेंज कर दो तब भी हो जाएगा। ये चीज है। तो फ्लक्स अगर किसी भी वजह से चेंज हो रहा है तो उसमें लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर मैं इसको इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं तो ई क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो डी फाई बाय डी टी की जो वैल्यू है अगर देखें तो कितना हो जाएगा, डी बाय डी टी बी डॉट ए, और यहां पर हमने ये लिखा बी डॉट डी ए बाय डी टी। एक बार ए को डिफ्रेंशिएट किया, अब ये हो जाएगा डी बी बाय डी टी डॉट ए। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, दो रीजन है। एक हो जाएगा कि एरिया को हम चेंज कर रहे हैं, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। फ्लक्स किसी भी तरीके से चेंज हो, इंड्यूस ईएमएफ तो आना है, और लूप अगर बंद है तो करंट भी आएगी। तो इसमें दो चीजें निकल के आई। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इस कैटेगरी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मतलब हम इस केस को, जिसमें बी डॉट डी ए बाय फील्ड को चेंज नहीं कर रहे, एरिया को चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम मोशनल ईएमएफ की कैटेगरी में स्टडी करेंगे। और दूसरा जो केस है, इस वाले को ये पढ़ा जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से इसको सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लैंजेस लॉ। चलो देखते हैं। लैंजेस लॉ, लैंजेस लॉ जो है बेटा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड on the principle of energy conservation इससे होता क्या है, it tells us about the polarity
अबाउट द पोलैरिटी, पोलैरिटी को बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ of induced EMF and induced current। तो इससे हमें इट टेल्स अबाउट द पोलैरिटी, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट। तीसरा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू लैंजेस लॉ, according to Lange's law, डायरेक्शन या बोल सकते हैं पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बोल सकते हैं इंड्यूस्ड करंट is such that is such that it opposes the cause which has produced it, तो क्या हुआ अकॉर्डिंग टू लैंजेस लॉ, डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट इज सच दैट इट opposes the cause which has produced it। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह के होने चाहिए ताकि वो उस कॉज का अपोज करे जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। तो एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसके सामने हमने एक कंडक्टिंग कॉइल को रखा। और ये सेंटर है कंडक्टिंग कॉइल का। ठीक है, अब हम इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। इसकी कॉइल फिक्स है, कॉइल इज फिक्स। ठीक है, एक कॉइल फिक्स है। अब इसको होगा क्या, अगर हम बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे तो इसके पास आने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी इससे। तो अगर ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ओरिजिनल फील्ड इधर है। ओरिजिनल फील्ड किसने प्रोड्यूस करी है, मैग्नेट ने। पास लेके आ रहे हैं तो V ओरिजिनल बढ़ रहा है, इसका मतलब फील्ड बढ़ेगी। फ्लक्स जो है कॉइल से बढ़ेगा, इसका मतलब ये जो कंडक्टिंग कॉइल है इससे फ्लक्स बढ़ेगा। इंड्यूस करंट, इसमें जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन इस तरीके की होनी चाहिए ताकि वो उस कॉज का अपोज करे जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। तो कॉज हम बोल सकते हैं कि मैग्नेट आ रही है इसके पास, तो मैग्नेट के आने का अपोज करेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। जिसका मतलब नॉर्थ पोल आ रहा है इसके पास, तो इसका मतलब ये कॉइल जो है अपने अंदर इस तरीके से करंट इसमें फ्लो होगा ताकि इसका वो फेस जो मैग्नेट को किस तरफ है वो नॉर्थ हो जाए। मतलब
हम बोल सकते हैं कि इधर तुम्हारा नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर नॉर्थ होगा तो इसमें करंट कैसी आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगी। तो हम जानते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज इधर से हम देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज इधर से अगर हम देख रहे हैं, तो अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रही है तो क्या होगा, ये वाला नॉर्थ होगा, ये वाला साउथ हो जाएगा। ये मैग्नेट एक ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब ये इंड्यूस करंट इस तरीके का हो गया, या ऐसे बोलो कि मैग्नेट पास आ रही है, इससे फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट इस तरीके से आएगी ताकि वो फ्लक्स का अपोज करे। सिंस फ्लक्स इंक्रीज, आई इंड्यूस is such that it opposes increase of flux। ये किसका अपोज करेगा, फ्लक्स में बढ़ने का अपोज करेगा। तो खुद की डायरेक्शन, मान लो ऐसे करंट ऐसे आ रही है, तो करंट ऐसे आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो ये वाला फेस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें तो इधर से देखने में नॉर्थ दिखेगा, ठीक है ना। अब एक दूसरा केस ले लेते हैं। एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सामने हमने क्या करा, ठीक है, इसको हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गई। अब इस मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं। अब ये होगा, ये ओरिजिनल फील्ड है, ये ओरिजिनल फील्ड है। इसका मतलब ये दूर जा रही है, तो ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन किधर है, बी ओरिजिनल। तो ओरिजिनल फील्ड इधर है, तो ये डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये दूर जा रहा है मैग्नेट, तो इससे जो फील्ड गुजर रही है कॉइल से वो कम होगी। इसका मतलब फ्लक्स कम होगा। अगर फ्लक्स कम होगा तो इसके अंदर करंट इस तरीके के आएगी ताकि ये घटते फ्लक्स का अपोज करे। तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, तो इसका मतलब ये फ्लक्स बढ़ाना चाहेगा। तो ये फ्लक्स बढ़ाने के लिए क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर मुझे क्लॉक इधर से देखने पे अगर मुझे करंट क्लॉकवाइज दिख रही है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड जो फील्ड है, या इस जो इंड्यूस करंट ने जो फील्ड प्रोड्यूस करी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फील्ड घट रही है, इंड्यूस की फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी। एक तरीका इसका यह है समझने का। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है मैग्नेट का दूर जाना। तो मैग्नेट का दूर जाना, ये मैग्नेट को दूर जाने का अपोज करेगा। इसका मतलब ये जो कॉइल है, ये इसमें जो करंट आ रही है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो ये क्या होगा, इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा। मतलब इधर से देखने पर हमें ये साउथ दिखेगा,
अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रही है, दूर जाने का अपोज करेगा। तो किसी कंडक्टिंग लूप में करंट किस तरीके से आएगी? करंट की डायरेक्शन इस तरीके का होना चाहिए ताकि वो उस कॉज को अपोज करे जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। यहां पे देखो फ्लक्स घट रहा है, तो करंट फ्लक्स बढ़ाना चाहेगा। फ्लक्स कैसे बढ़ाएगा? खुद की मैग्नेटिक फील्ड को भी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रोड्यूस कर देगा। Lange's law is consistent with energy conservation। इस बात को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक केस लेते हैं। हमारे पास ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके सामने हमने एक कंडक्टिंग लूप ले लिया, ठीक है। ये अगर मैग्नेट इधर जा रही है कंडक्टिंग लूप की तरफ, तो इसका मतलब इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगी ताकि ये आने वाली मैग्नेट का अपोज करे। मतलब खुद के अंदर एक ऐसी करंट ये फ्लो कराएगा जो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देखने पर हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी तो हमें ये फेस कैसे दिखेगा? नॉर्थ फेस, नॉर्थ पोल दिखेगा, ठीक है ना। ये कहानी है, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है। ये क्या है? करेक्ट केस है, ये डायरेक्शन करेक्ट है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको एनर्जी कंजर्वेशन से कंसिस्टेंट है हमारा लैंजेस लॉ। इसको समझने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि जब इस केस में जो करंट है, अगर हम मान लें कि करंट इस तरह से ना अपोजिट है इसके, तो देखते हैं क्या होता है। हम एज्यूम करते हैं, let us say that we assume wrong direction of induced current in above correct case। हम ऊपर वाली डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को गलत मान लेते हैं, तो क्या होगा? जब मैग्नेट आ रही है कॉइल की तरफ, ठीक है, तो इसकी तरफ आ रही है, तो हमने ये ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। हमने अगर इंड्यूस डायरेक्शन का इस तरह से एज्यूम किया है और ये हो जाएगा, ये इनकरेक्ट केस हो गया है, हम इसको इनकरेक्ट केस बोल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये हमने क्लॉकवाइज मान लिया, तो ये फेस कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में हो जाएगा अट्रैक्शन। तो अगर हम कहें if we just push the magnet towards the coil
then magnet will be attracted towards coil with increasing acceleration. With increasing तो अगर हमने इधर साउथ करंट की डायरेक्शन गलत मान ली तो ये हल्का सा हमने पुश किया तो नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा और जैसे जैसे पास जाएगा दोनों के बीच में फोर्स बढ़ता जाएगा तो मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ता चला जाएगा। इसको हम फिक्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैग्नेट बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैग्नेट की लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है? हु इज गिविंग दिस? वी आर getting kinetic energy of magnet without expanding any energy। तो यहां पे तो गड़बड़ हो गई कि अगर मैं इसको गलत मान रहा हूं डायरेक्शन को तो इधर साउथ बन जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। हल्का सा अगर मैं जस्ट धक्का दे दूं तो ये तो चलता ही जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता ही जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैग्नेट की बढ़ रही है लेकिन हमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही है। तो एनर्जी कहां से आ रही है? तो ये तो this is violation of energy conservation। इसका मतलब अगर हम इंड्यूस करंट की गलत डायरेक्शन मान रहे हैं तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम समझते हैं करेक्ट डायरेक्शन अगर लेते हैं तो हम देखेंगे कि ये एनर्जी कंजर्वेशन से कंसिस्टेंट होगा। चलो तो अब एक्सप्लेन करते हैं करेक्ट केस जो है लैंजेस लॉ का। तो अब एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्ट केस चलो अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्ट केस। हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ इसका ये है, और यहां पर एक हमने कॉइल रखी है। ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आ रही है और इसकी फील्ड लाइन कुछ ऐसे होंगी। तो ओरिजिनल फील्ड इधर है, तो पास आने से जो फील्ड लाइन से ज्यादा क्रॉस होंगी इस कॉइल से, इसका मतलब जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा। तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस हो रही हैं। अब ये अपने अंदर एक करंट इंड्यूस कराएगा,
इस तरीके का, ताकि जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है उसका अपोज कर पाए। तो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड राइट में है, तो ये अपने अंदर एक ऐसी करंट करेगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल के अपोजिट होगी। तो इसका मतलब ओरिजिनल फील्ड राइट में, तो इसका मतलब ये जो लूप है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी जो कि बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करेगी, और इसकी जो फील्ड हो गई इंड्यूस की इधर हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर इंड्यूस करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एक बात ये हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर इधर से मैं देखूंगा तो मुझे कॉइल में जो करंट है वो कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर मुझे करंट दिखेगी कॉइल में, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा ये जो फेस है, ये जो मैग्नेट है वो कैसी बिहेव करेगी, सॉरी, ये कॉइल किस तरह बिहेव करेगी, एक मैग्नेट की तरह। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो मैग्नेट पास आ रही है और सामने कॉइल है, तो कॉइल में करंट कैसी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फेस है वो कैसा बन जाएगा, नॉर्थ। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ जा रहा है, तो वो फेस जो नॉर्थ पोल की तरफ है वो नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि कॉइल में जो करंट है वो इस तरह होगी ताकि वो आने वाली मैग्नेट का अपोज कर पाए, तो खुद वो नॉर्थ बना लेगी। अब हम कह सकते हैं कि ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, इनके बीच में होगा रिपल्सन। अब है क्या, सिंस there is repulsion between magnet and coil, so an external agent must push magnet towards coil to get करंट इन कॉइल। इसका मतलब ये मैग्नेट पास आएगी कॉइल के, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तभी करंट मिलेगी। इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में अगर रिपल्सन है तो हमें मैग्नेट को पुश करना पड़ेगा ताकि ये मैग्नेट नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ चलती चली जाए। अब यहां हो क्या रहा है, वर्क डन वाई मैन ऑन मैग्नेट। तो ये पर्सन है, पुश कर रहा है, ये मैग्नेट वर्क कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिली रॉड को, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिली। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी आई उसकी वजह से कॉइल में करंट आया, तो हम बोल सकते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कॉइल, मतलब इसके अंदर करंट आ जाएगी। अब करंट आएगी
तो हीट लॉस होगा। अब जो भी एनर्जी उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली वो हीट लॉस के फॉर्म में लॉस हो गई, आई स्क्वायर आर। इसका मतलब जो एनर्जी मैन दे रहा है वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में, वो फर्दर कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फर्दर हीट लॉस में। तो ये हम बोल सकते हैं कि लेंजेस लॉ है वो इट इज कंसिस्टेंट विद द एनर्जी कंजर्वेशन। तो हेंस we can say that Lenge's law is consistent with energy conservation. Okay. है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट बढ़ रहा है अंदर की तरफ। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। तो इसका हमारे पास दो मेथड है। मेथड वन हम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी है और बाहर भी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अंदर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा तो इसमें एक इंड्यूस करंट आएगी। तभी फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल से, तो इसका मतलब उसमें कॉइल में एक इंड्यूस करंट आती है, उसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस तरीके का होनी चाहिए? ये उस कॉज को अपोज करेगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना। तो ये अपनी अंदर की तरफ फील्ड जो है बढ़ रही है उसको अपोज करेगा, तो खुद की फील्ड इसके अपोजिट प्रोड्यूस करेगा। तो इंड्यूस फील्ड जो होगी बाहर की तरफ होगी। तो इसका मतलब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनल फील्ड अंदर की तरफ है तो इंड्यूस की फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ। तो ये क्या है? ओरिजिनल बढ़ रही है तो इंड्यूस फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। ये इंड्यूस, तो करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड है मेथड टू। हमने एक लूप लिया, अब हम एक एरो इस पे लगा लेते हैं लूप पे। वी एज्यूम्ड दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो हम लूप पे इस तरीके से चलेंगे। अब हमने क्या करा,
अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं इस एरो के अलोंग, तो थंब मेरा क्या बता रहा है, बाहर की तरफ। थंब विल गिव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो अगर मैं अपना फिंगर्स को कर्ल करूंगा इस एरो के अलोंग, तो थंब मुझे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अब मैं क्या करता हूं, फाई निकालता हूं। तो फाई कितना हो जाएगा, फाई होगा बी डॉट ए। टील अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस 180। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी टी। ये हो जाएगा, ये माइनस बी ए, तो माइनस बी ए बाहर आ जाएगा, डीवी बाई डी टी। फील्ड बढ़ रही है तो डीवी बाई डी टी पॉजिटिव है, तो इंड्यूस्ड पॉजिटिव है, तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब हमने जो ये एरो माना ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इंड्यूस डायरेक्शन की इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पॉजिटिव आई है। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस लूप पे हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करी, इसका मतलब ये हो गया कि हम एक बैटरी एज्यूम करेंगे इस तरीके की। तो ये बैटरी करंट कैसे फ्लो कराएगी, इस तरीके का इंड्यूस डायरेक्शन। अब अगर इसी केस में हम मान लेते हैं कि भी हमारा कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, एज्यूम किया, हमने माना पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, फाई बराबर बी डॉट ए। तो फाई क्या है, अब एरिया वेक्टर किधर होगा, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे एरो के अलोंग, थंब हमें बाहर बता रहा है, तो बाहर जो डायरेक्शन है थंब के अलोंग वो पॉजिटिव डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। तो ये हो जाएगा वी ए कॉस 180 माइनस वी ए। अब यहां से हम निकालेंगे इंड्यूस ईएमएफ, जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी टी माइनस बी ए, और ये हो जाएगा ए इंटू डीवी बाई डी टी। अब यहां हो क्या रहा है, फील्ड कम हो रही है, तो फील्ड कम हो रही है, इसका मतलब डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए ये डायरेक्शन। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, नेगेटिव। हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना, लेकिन हमारे पास नेगेटिव आया, तो ऐसे होगी। तो करंट क्या होगी, इस तरीके का आएगी, ठीक है ना। हम वैसे भी समझ सकते हैं
कि हम डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि फील्ड अंदर की तरफ, फ्लक्स कम, V कम हो रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है, तो अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसी होनी चाहिए? तो अंदर की तरफ फील्ड कम हो रहा है, तो अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है, तो करंट कैसे आएगी? इस तरीके की आएगी ताकि वो फ्लक्स को बढ़ाए। तो अंदर के फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इसको अंदर ही फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो अंदर फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट को कैसा होना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इस केस में ये क्या है? क्लॉकवाइज।